जो कल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियां, जिसके कवि थे या लेखक थे कामतानाथ प्रसाद। लाख की चूड़ियों के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लाख की चूड़ियां क्या होती हैं तथा कांच की चूड़ियां कैसी होती हैं और लाख की चूड़ियां कैसी होती हैं तथा लाख की चूड़ियां और कांच की चूड़ियों में कवि ने बहुत फर्क बताया है तथा इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है तथा पुराने जमाने में किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। यह एक व्यंग्यपूर्ण बात है या चैप्टर है। इसमें व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि आज के जमाने में किसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत ही गलत बताया गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के भले की सोचता है लेकिन वह उसके भले की नहीं सोचता है। इसके माध्यम से हम चैप्टर की ओर चलते हैं, बस की यात्रा। देखो, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। 4 दोस्त से उन्होंने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से अपनी यात्रा तय करें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जो जबलपुर की ट्रेन के लिए बस चलती है वो पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद बस चलती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमें से दो को सुबह काम पर हाजिर होना है तथा हमें से 2 को काम पे हाजिर होना है, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इसी शाम वाली बस से सफर नहीं करते, और लोगों ने हमको बहुत समझाया कि ये शाम वाली बस से कोई व्यक्ति सफर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस बस की हालत बहुत ही खराब थी तथा निर्जन थी और वह सदियों का निशान लिए हुए अपने ऊपर चल रही थी। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोग कह रहे हैं, वो दोस्त थे 4, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। और वो लेकर कह रहा है कि नहीं, रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यह बस कैसी है? डाकिन के समान। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, और जब 4 लोगों ने उस बस को देखा तो उनके हृदय में बस के प्रति क्या हुआ? उनके हृदय में बस के प्रति श्रद्धा उमड़ उठी। खूब वयोवृद्धि, क्योंकि बस कैसी थी? वृद्धावस्था में थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह बस पुरानी थी। उसके स्टीयरिंग तथा टायर बहुत ही पुरानी थी तथा पूरी पुरानी थी, इसलिए उससे सफर करना नहीं चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, और लोग समझते थे कि इसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? और लोगों का कहना था कि इस बस से सफर करना नहीं चाहिए तथा यह बस कैसी है? पूजा करने योग्य है। अब देखो, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है? हम लोगों ने बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती है या नहीं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं चलती है? अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस ड्राइवर तथा बस कंपनी का हिस्सेदार कह रहा है कि यह अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम लोग हैरान हो गए कि ये बस कैसी है जो अपने आप चलती है। हम आगे पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। और हमारे साथ बैठे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि डरो मत, यह बस कैसी है? अनुभवी है तथा इसको बहुत अनुभव हो चुका है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है तथा नई नवेली जो दुल्हन होती है उससे ज्यादा इसमें प्रसिद्ध है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और हमें कैसे लेके चलेगी? बेटों की तरह, अपने बच्चों की तरह बिठा के ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि अंतिम विदा दे रहे हैं, और जो हम लोगों को जो छोड़ने आए थे वो हमको ऐसे विदा कर रहे थे कि जैसे हमारी अंतिम यात्रा हो। उनकी आंखें कह रही थी कि
आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और वो कह रहे थे कि बस की हालत को देखकर कि जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना ही है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए तथा आदमी को कोई बात करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और जब हम उस बस के अंदर बैठे तो हमको ऐसा लगा था कि यह बस क्या है, इंजन, और हम उस इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे तथा उसमें जो शीशे थे उस बस के वो बहुत ही कम रह गए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए क्योंकि उस बस के कांच टूटे हुए थे, इसलिए लोग उससे बचना चाहते थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और इंजन चल रहा था, आवाज कर रही थी, मतलब बस कंपन कर रही थी, इसलिए लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, मतलब जो गांधी जी के आंदोलन थे असहयोग तथा सबने अवज्ञा आंदोलन के समय यह बस रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था तथा एक हिस्सा था दूसरे हिस्सा का कोई भी सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सबने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था और सीट थी तो बॉडी से बिल्कुल अलग थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता था कि सीट है जो बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है। कभी लगता कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है तथा उस बस के जो भी पार्ट्स थे अलग अलग बिखर रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है, और आगे चलकर सब भेदभाव मिट गए तथा हम एक दूसरे में घुल मिल गए। हमको ये नहीं पता कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हम पे बैठी है, क्योंकि वह बस बिल्कुल ही निर्जन थी। एकाएक बस रुक गई और एकदम बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। और बस क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, और मैं सोच रहा था कि अब थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इस इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और से नली से पेट्रोल पिलाएंगे और नली के द्वारा उसमें पेट्रोल डाला जाएगा। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, और किस प्रकार लगाएंगे, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मतलब बस की रफ्तार थी वह बहुत ही धीमी हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, और जो प्रकृति में जो दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने थे, मतलब जो पेड़ पौधे थे, जो वातावरण था वो हमारे मन को बहने वाला था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस के कारण पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसलिए उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस और पेड़। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता था कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, और जब कभी झील दिखती तो ऐसा लगता था कि इसमें बस नहाने के लिए गोता लगाएगी। एकाएक बस रुक गई और आगे चल के बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं, और ड्राइवर ने बहुत प्रयास किए तथा उसको चलाने के लिए, लेकिन वह नहीं चली। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और क्या हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस को फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है, यह तो किसी बात है
क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। और क्षीण छाया में चांदनी मतलब चांद की जो छाया थी उसमें बस ऐसी दयनीय लग रही थी तथा दया करने वाली लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। कैसी लग रही थी? जैसे कोई वृद्ध स्त्री थककर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, और हमको बड़ा दुख हो रहा था कि इस वयोवृद्ध स्त्री या बस पर हम लदे चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और हम सोच रहे थे अगर यह बस खत्म हो जाती है या इसका प्राण स्वरूप हो जाता है तो हमको बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी तथा इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। और जब सुधारने के बाद उस बस की चाल कैसी हो गई थी? धीमी हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। और फिर क्या हुआ? बस की जो लाइट थी उसकी रोशनी कम हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी तथा चांदनी रात में वह अपने धीमी धीमी गति से रास्ते को ढूंढ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती देखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और जब कोई वाहन आता या कोई गाड़ी आती तो उसको निकालने के लिए रास्ता दे देती और कह देती कि हमारी उम्र नहीं है इस स्पीड में दौड़ने की। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिक्स करके बैठ गया तथा हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? बस का टायर फिक्स मतलब हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई और वह बड़ी जोर से बस हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ कैसे देखा? बड़ी श्रद्धा भाव से। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। और लेखक कह रहा है कि वह इस बस की कंडीशन जानते हुए तथा बस के टायरों की कंडीशन जानते हुए भी बस के जो हिस्सेदार हैं उसमें सफर कर रहे हैं। मैंने उनको बड़ी श्रद्धा भाव से देखा। उस तरह की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। और लेखक सोच रहा है कि इस व्यक्ति का जो साहस और बलिदान की भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता वाहे पसारे उसका इंतजार करते रहते। वह महान आदमी आ रहा है जिसमें एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यह किसके बारे में बात हो रही है? कंपनी के हिस्सेदार के बारे में, क्योंकि यह आदमी बहुत महान है। इसने एक बस के टायर के लिए अपनी जान दे दी और इस बस का टायर अभी तक नहीं बदला। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली और दूसरा टायर लगाकर बस को फिर आगे बढ़ाया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना अभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उन लोगों ने पन्ना छोड़ने की बिल्कुल उम्मीद को त्याग दिया था। लगता था कि जिंदगी इस बस में गुजारनी है और कह रहे थे कि हमें पता है हम पन्ना नहीं पहुंचने वाले हैं, शायद हमको जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पर किसकी मंजिल नहीं है? दूसरे लोक की, जिसमें हमको इस बस के द्वारा अब जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठे। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया और हम हंसी मजाक करते हुए अपनी यात्रा सफल करते चले गए। अब इसके द्वारा हरिशंकर परसाई ने बताया है कि लेखक ने अपनी यात्रा किस प्रकार तय की तथा एक
बस के टायर के पीछे अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। ये चैप्टर खत्म होता है आपका। क्वेश्चन आंसरों की तरफ देखते हैं। देखो, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जगी थी? क्योंकि उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था एक बस के टायर के लिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि वह बस बहुत ही निर्जर तथा वयोवृद्ध थी तथा सदियों का निशान लिए हुए चल रही थी, क्योंकि उससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वह बहुत ही निर्जर थी तथा उसके सभी पार्ट्स तथा भाग एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहे थे। इसलिए बस को उसने इंजन के समान बताया है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को ऐसा सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि वह बस कैसी थी? अनुभवी थी तथा सदियों का निशान लिए चल रही थी। इसलिए लेखक ने कहा था कि यह बस अनुभवी है तथा बहुत ही दिनों से चली आ रही है। यह आपकी यात्रा को सफलतापूर्वक करेगी। मैं हर पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? अच्छा, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि जब बस चल रही थी तो कोई ना कोई पेड़ आता, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती थी तथा दुर्घटना होने की संभावना होती थी। इसलिए वह पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। आपके क्वेश्चन आंसर यही होते हैं। चैप्टर की समाप्ति होती है। अगला चैप्टर बताएंगे आपको कल नेक्स्ट डे। ठीक है, धन्यवाद।